तो वेलकम करता हूँ सभी को आज के एक नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 का सेक्शन डी। ठीक है, तो बिना देरी किए फटाक से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 का पार्ट ए। Two water taps together can fill a tank in one whole 7 by 8 hours. The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. तो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस बहुत देखे जाते हैं हमारे बोर्ड्स में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए एज आई सेड मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लाया है जिसे हम कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट मिल जाएंगे, आपको उन सब को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि कमेंट्स करो और मैं कमेंट पढ़ के आपके लिए उस क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट यू कैन से सॉल्यूशन का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे करना है, समझो। ठीक है, इसको करने का टेक्निक ये है कि आपने क्लास 8 में टाइम एंड वर्क चैप्टर को किया था मैथमेटिक्स में। आई नो बहुत लोगों ने नहीं किया था बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है कि दिमाग में घुसता नहीं है ठीक से, है ना। तो उसी कारण से मैं आज इसको आपको ऐसे समझाऊंगा जिससे कि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। ठीक है, मतलब आप इसका टेक्निक समझ जाओ कि भाई अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर टाइम एंड वर्क से कोई भी क्वेश्चन आता है तो भाई हम इसको ऐसे सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि पहली बात यह है कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को, ठीक है, आपको हमेशा मतलब यू कैन से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको अवॉइड करना है बिकॉज और से आते हैं ये क्वेश्चंस। ज़्यादातर मैंने देखे हैं सिंपल क्वेश्चन पेपर में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हमेशा और में आते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है वो लोग क्वेश्चन तो छोड़ दो भाई इसको, बिकॉज तुम्हारे पास और वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो तुम यू आर नॉट फोर्स्ड टू ओनली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन है और है तो तुम दूसरा क्वेश्चन करो जो तुम्हें मतलब थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी लगे। ठीक है, तो ऐसा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आई नो बहुत लोगों को प्रॉब्लम करता है या फिर करते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करें और अगर आपको नहीं आ रहा है फिर भी तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो बिकॉज और से आते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, यही बात था। अब स्टार्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि दो वाटर टैप्स हैं, ये दोनों मिलकर एक टंकी को 1/7 आवर्स में फिल कर देते हैं, मतलब भर देते हैं। ठीक है, अब जो बड़ा डायमीटर वाला जो टैप है वाटर टैप, उसको 2 घंटे कम लगेंगे। जो स्मॉलर टैप वाला जो है ना, स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है उसको जितना टाइम लगेगा उससे 2 घंटे कम लगेंगे हमारे बड़े डायमीटर वाले टैप को। ठीक है, अगर उन दोनों को सेपरेटली दिया जाए, मौका दिया जाए टू फिल द टैंक। नाउ फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। अब हमें निकालना ये है कि अगर हम दोनों टैप्स को छोड़कर हटाकर सिर्फ एक टैप को मौका दे कि भाई तू इस टंकी को फुल करके दिखा, तो वो कितने टाइम लेंगे। मतलब हमें सेपरेट आंसर निकालना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखो समझो। मान लेते हैं कि स्मॉलर टैप को लगे होंगे x आवर्स। ठीक है, स्मॉलर टैप को लगे होंगे मान लेते हैं x आवर्स। ठीक है, इतने घंटे लगे होंगे फिल करने में सेपरेटली। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लार्जर टैप है, मतलब बड़ा डायमीटर वाला टैप है, उसको छोटे टैप का जो टाइम लगा है उससे 2 घंटे कम लगेंगे, मतलब x-2 आवर्स लगेंगे। ये तो समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया। अब टोटल टाइम कितना लगेगा बोला, अगर दोनों मिलकर करें तो टोटल टाइम टेकन 1/7 यहाँ पर 8 रहेगा, 8 × 1 + 7 15 आवर्स।
तो 15/8 आवर्स लगेंगे अगर दोनों को एक साथ मिल के टंकी को फुल करना होता। लेकिन अगर हम बात करें कि अब अगर अकेला स्मॉलर टैप 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल करेगा टंकी का, वो हमें निकालना है। देखो पोर्शन, या फिर कह सकते हो, हाँ पोर्शन ही लिखो, पार्ट भी कह सकते हो। पोर्शन फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, ये कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता था भाई कि अगर A + B मिलकर अगर 15 घंटे में काम ख़त्म कर लेते हैं तो A और B इन दोनों का 1 दिन का, सॉरी 1 घंटे का जो वर्क होता है वो होता है 1/15, बस इसका उल्टा। ठीक है, वही काम यहाँ पर भी करेंगे हम। देखो यहीं पर भी हम करेंगे। देखो कैसे, 1 घंटा बोला है। अब स्मॉलर टैप को लगते हैं x घंटे, ठीक है, x घंटे फिल करने के लिए टंकी को। तो वो 1 घंटे में टंकी का कितना पोर्शन फिलअप करेगा? 1/x। ठीक है, बस ये टेक्निक यूज़ करना, इतना पोर्शन फिल करेगा। अब मैं अगर बताऊं कि भाई तो फिर लार्जर टैप 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल करेगा, जितना टाइम उसको लग रहा है टोटल उसको रेसिप्रोकल कर दो बस। तो पोर्शन फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर इक्वल्स टू, अब लार्जर टैप को जितना टाइम लग रहा होगा टोटल टाइम उसको बस रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1/x-2। तो बड़ा डायमीटर वाला जो टैप है उसको उसने 1 घंटे में 1 आवर में टंकी का कितना पोर्शन फिलअप किया पानी से? 1/x-2 पोर्शन फिल किया। क्लियर? अब portion filled by both the taps in 1 hour will be what? Will be 8/15। ये कैसे हुआ भाई? ज़रा सोच के देखो, टोटल टाइम दोनों को मिलकर, ठीक है, दोनों टैप्स को मिलकर कितना टाइम लगा टंकी को फुल करने के लिए? 5/8 आवर्स, सॉरी 15/8 आवर्स। ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ कि भाई इन दोनों टैप्स का, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई इन दोनों टैप्स ने 1 घंटे में टंकी का कितना पोर्शन फिल किया, तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे ये कि उनको टोटल टाइम तो इतना लगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 8/15, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, स्मॉलर टैप को टोटल टाइम लगा x आवर्स पूरे टंकी को फिल करने के लिए सेपरेटली, तो उसने 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल किया होगा टंकी का? बस जितना टोटल टाइम लगा है उसका रेसिप्रोकल। सिमिलरली लार्जर टैप को टोटल टाइम लगे x-2 आवर्स, तो वो 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल करेगा टंकी का? जितना टोटल टाइम लगा है उसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/x-2। फिर अगर मैं लिखूँ कि दोनों टैप्स को मिलाकर, ठीक है, एक साथ मिलाकर जब टंकी को फुल किया गया तो इतना टाइम लगा 15/8 आवर्स। तो अगर दोनों टैप्स को मैं बोलूँ कि भाई इन दोनों ने तो फिर 1 घंटे में टंकी का कितना पोर्शन फिल किया, तो तुम क्या बोलोगे भाई? तुम बोलोगे भाई बहुत आसान है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट हमें, कि जितना टोटल टाइम लगा था इन दोनों को उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो 15/8 लगा था, इसका रेसिप्रोकल 8/15 होगा। तो इतना पोर्शन टंकी का इन दोनों ने मिलकर फिल किया 1 घंटे में। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्मॉलर टैप ने 1 घंटे में फिल किया 1/x पोर्शन टंकी का, और लार्जर टैप ने 1 घंटे में फिल किया 1/x-2 पोर्शन। अब इन दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल किया? ये तो ये जो वैल्यू होगा इसके बराबर होगा भाई, 8/15 के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? कुछ क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? बताओ जल्दी बताओ। फिर से सुनो, स्मॉलर टैप ने 1 घंटे में 1/x पोर्शन टंकी का फुल किया, लार्जर टैप ने सेम 1 घंटे में 1/x-2 पोर्शन फिल किया टंकी का। फिर दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल किया ये हमने निकाल लिया, 8/15। इसका मतलब अगर मैं स्मॉलर टैप ने कितना पोर्शन फिल किया और लार्जर टैप ने कितना पोर्शन फिल किया, इन दोनों को प्लस कर दूं तो एक इसके बराबर आएगा कि इन दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल किया टंकी का? 8/15 के बराबर। क्लियर हुआ? अभी कुछ दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो बताओ। ओके,
अब तुम यहाँ से आराम से क्या कर सकते हो, आराम से तुम अभी यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। तो एलसीएम होगा एक्स इंटू एक्स माइनस टू, फिर यहाँ पर ये होगा एक्स माइनस टू प्लस टू, सॉरी प्लस एक्स इक्वल्स टू 8/15। फिर यहाँ पर 2x माइनस टू, इसके बाद 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 8x² माइनस 16x। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर 30x माइनस 30 इक्वल्स टू 8x² माइनस 16x। फिर सिंपल, ये तो भाई अपना बाएं हाथ का खेल है, तो -46x होगा, ये +30 होगा, इक्वल्स टू 0। अब तुम इसको छोटा कर सकते हो, इन सबको तुम 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 4x², ये होगा -23x, ये हो जाएगा 15। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया। अब तुम मिलर टर्म कर सकते हो। ठीक है, तो 23 पाने के लिए तुम कर सकते हो ऐसा कि -20x माइनस 3x। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, +15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तुमको x का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तुम निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो x का वैल्यू आइदर 3/4 और x का वैल्यू आइदर 5। ठीक है, अब गौर से देखो, अब अगर मैं x का वैल्यू 3/4 पुट करता हूँ, देखो। ठीक है, तो स्मॉलर टैप को कितना टाइम लगा फिल करने के लिए टंकी को, 3/4 आवर्स। और लार्जर टैप को कितना लगेगा, x माइनस टू, मतलब 3/4 माइनस टू। एलसीएम लिया तो 8/4, ये हो गया -5/4, जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये आपको दिखा देना है। ठीक है, डायरेक्ट लिखना नहीं है नॉट पॉसिबल, आपको दिखा देना है कि अगर मैं x का वैल्यू 3/4 पुट करता हूँ तो लार्जर टैप को जितने आवर्स लगेंगे टंकी को फुल करने के लिए सेपरेटली, वो हो जाएगा नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज रुको, टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम कांट बी नेगेटिव। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा x = 5। तो ये होगा हमारा आंसर। मतलब क्या, मतलब स्मॉलर टैप को कितने घंटे लगेंगे भाई, स्मॉलर टैप को लगेंगे 5 घंटे, और लार्जर टैप को कितने लगेंगे, स्मॉलर टैप को 5 घंटे लगे तो लार्जर टैप को 2 घंटे कम लगेंगे, मतलब 5 - 2 मतलब 3 आवर्स, 3 आवर्स लगेंगे। बस सिंपल, देखो क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, सिंपल। ठीक है, तो x का वैल्यू 3/4 क्यों नहीं हो सकता, अगर 3/4 यहाँ पुट करोगे तुम 5 के जगह पर तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, -5/4 आवर्स हो जाएंगे, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, इसलिए x का वैल्यू 3/4 हम नहीं ले सकते। क्लियर बात, समझ में आया? ओके, समझ में तो आ गया भाई। तो अब डरने की क्या बात है भाई, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं अच्छे से। अगर समझ में नहीं आए तो बताओ यार, कमेंट्स खुले हुए हैं। नाउ क्वेश्चन 32 का ही ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं आई मीन पार्ट बी, जो भी बोलो। तो यहाँ पर बी आएगा, ये और वाला क्वेश्चन है। टू फिल अ स्विमिंग पूल, two pipes are used. If the pipe of larger diameter used for 4 hours and a pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. Find how long it would take for each pipe to fill the pool separately. If the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of the larger diameter to fill the pool. ठीक है, देखो इसमें सुनो, इसमें बोला है कि हमारे जो स्मॉलर डायमीटर वाले जो टैप है, मतलब स्मॉलर टैप है, इसको लार्जर टैप का जो भरने का टाइम है, ठीक है, लार्जर टैप अगर वो सेपरेटली स्विमिंग पूल को फुल करता है, मतलब पानी से भर देता है, तो जितना टाइम लगेगा, सपोज मान लेते हैं लार्जर टैप को लगेंगे x आवर्स। क्लियर? ठीक है, तो स्मॉलर टैप को लगेंगे इससे 10 घंटे ज़्यादा। मतलब क्या कि स्मॉलर टैप को लगेंगे x + 10 आवर्स। ठीक है, यही क्वेश्चन में गिवन है। लास्ट में देखो, इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल,
तो जितना घंटे लार्जर टैप को लग रहे थे उससे भी 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे स्मॉलर टैप को। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं यहाँ से अभी एक रिलेशन निकाल सकता हूँ कि मान लेते हैं कि लार्जर टैप को लगेंगे x आवर्स, ठीक है। तो स्मॉलर टैप को कितने लगेंगे? 10 घंटे ज़्यादा। स्मॉलर टैप को लगेंगे x + 10 आवर्स, ठीक है। तो 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अब देखो क्वेश्चन में एक और बात गिवन है कि अगर लार्जर टैप और स्मॉलर टैप दोनों को एक साथ चला दिया जाए, चला 4 घंटे तक, ठीक है। इन दोनों को इन दोनों से पानी बह रहा है, बाहर निकल रहा है और पूल को भर रहा है। तो 4 घंटे भरने के बाद पूल का सिर्फ और सिर्फ हाफ पोर्शन ही फिल होता है, हाफ पोर्शन। So only the half portion of the swimming pool is filled with water, ठीक है। ना इससे एक बात समझ में आया कि अगर मैं लार्जर टैप को 4 घंटे के लिए मैं ऑन कर दूं, मतलब पानी वहाँ से निकलता रहे, मतलब निकल रहा है, तो वो टंकी का कितना पोर्शन फिल करेगा वो मुझे पता चल जाएगा। कैसे? देखो, तो पहले तुम 1 आवर का निकालो। पोर्शन फिल्ड बाय लार्जर टैप, पोर्शन फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। तो मुझे बताओ कैसा होगा आंसर? तो मुझे लगा बहुत आसान है भाई। हमें ये देखना है कि लार्जर टैप को टाइम कितना लग रहा है, x आवर्स। तो वो 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल करेगा? बस x आवर्स का रेसिप्रोकल, मतलब 1/x। अगर मैं बोलूँ कि पोर्शन फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 4 आवर्स, तो क्या होगा? तो बोलेगा ये तो भाई यूनिटरी मेथड है, ये 4 इंटू हो जाएगा, तो मतलब 4/x। मतलब 4 घंटे में हमारा जो लार्जर टैप है ये टंकी का 4/x पोर्शन पानी से भर देगा। क्लियर? अब इसको मैं अगर स्मॉलर टैप की मदद से लिखूँ तो, मतलब स्मॉलर टैप की जगह लिखूँ तो पोर्शन फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर कितना होगा? तुम बोलोगे बहुत आसान है भाई, स्मॉलर टैप को लग रहे थे टोटल x + 10 आवर्स, तो 1 घंटे में वो इसका रेसिप्रोकल फिल करेगा, मतलब 1/x + 10। अगर मैं बोल दूं कि देयरफॉर 4 घंटे में कितना फिल करेगा ये स्मॉलर टैप, तुम बोलोगे बहुत आसान है भाई, 4/x + 10, ठीक है। इतना पोर्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। इतना पोर्शन फिल करेगा। मैं इम्प्लाइज दे देता हूँ, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, जगह नहीं था यहाँ पर। तुम यहाँ पर लिख देना कि पोर्शन फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 4 आवर्स विल बी 4/x + 10। क्लियर? अब गौर से देखो, क्वेश्चन में बोला है कि तो तुमने तो लार्जर टैप को 4 घंटे के लिए चलाया, लेकिन स्मॉलर टैप को तुमने 4 घंटे के लिए नहीं चलाया। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। स्मॉलर टैप को 9 घंटे के लिए चलाया, तो क्या होगा? अरे भाई आसान है यार, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस 4 की जगह पर, और कुछ नहीं, ठीक है। 4 की जगह पर बस 9 हो जाएगा। तो 9 घंटे में हमारा जो स्मॉलर टैप है ये टंकी, मतलब टंकी नहीं, यहाँ पर पुल है, स्विमिंग पूल का 9/x + 10 पोर्शन फिल कर देगा। नाउ सी क्वेश्चन में बोला है कि लार्जर टैप को 4 घंटे चलाया गया और स्मॉलर टैप को 9 घंटे चलाकर ये देखा गया कि स्विमिंग पूल का हाफ पोर्शन फिल्ड हुआ। इसका मतलब क्या? कि इसका मतलब कि लार्जर टैप ने जो 4 घंटे जितना पोर्शन फिल किया और स्मॉलर टैप ने 9 घंटे में जितना पोर्शन फिल किया, ये दोनों मिलाकर कितने होंगे? हाफ के बराबर होंगे। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था कि तुमने लार्जर टैप को 4 घंटे चलाया और स्मॉलर टैप को 9 घंटे चलाने के बाद कितना, टंकी का कितना पोर्शन फिल हुआ? हाफ ऑफ द पूल इज फिल्ड। इसका मतलब क्या कि भाई साहब लार्जर टैप ने 4 घंटे मेहनत करके 4/x पोर्शन फिल किया पुल का, और स्मॉलर टैप ने 9 घंटे मेहनत करके जो जितना पोर्शन फिल किया पूल का, वो दोनों मिलाकर कितने बराबर है? हाफ के बराबर है। सिंपल। ये समझ में आ गया? हाँ भाई, ये तो समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में लिख सकता हूँ
4/x प्लस 9/x प्लस 10 इक्वल्स टू हाफ। अब आराम से एलसीएम एलसीएम ले लो और इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 10, इसके सामने 4 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 9 इसका x से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 40 प्लस 9x। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और ये x² प्लस 10x, तो ये हो जाएगा 13x मतलब 26x, ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू x² प्लस 10x। क्लियर? थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ठीक है, तो समझ जाओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। x², ये होगा -16x, ये होगा -80, फिर ये 0। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ से x का वैल्यू आएगा तुम्हारा -4 और x का वैल्यू आएगा तुम्हारा 20। अब गौर से देखो, x क्या है? आवर्स, टाइम। टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो टाइम का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, -4 आवर्स नहीं हो सकते। ठीक है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कांट बी नेगेटिव। तो टाइम क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, तो हम नेगेटिव वैल्यू को क्या करेंगे? इग्नोर। ठीक है, जैसे तुम पढ़ाई को इग्नोर करते हो वैसे ही हमें यहाँ पर भी क्या करना है? हमें यहाँ पर x का -4 वाला वैल्यू को इग्नोर करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा x इक्वल्स टू 20। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि लार्जर टैब को लगेंगे 20 घंटे, लार्जर टैब को लगेंगे 20 घंटे। अगर उसको मतलब अकेले बोल दिया जाए कि भाई तू अकेला इस पूरे पूल को हाफ पोर्शन तक फिल करेगा। ठीक है, सॉरी फिल नहीं, हाफ पोर्शन ही पूरा फिल करेगा। क्वेश्चन ने गिवन है कि पूरा फिल करने के लिए। ठीक है, मतलब लार्जर टैप को अकेले 20 घंटे लगेंगे पूरे स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए पानी से। ठीक है, मतलब बहुत टाइम लेंगे भाई, एक दिन के बराबर है। और स्मॉलर टैप को कितने लगेंगे भाई? इससे भी 10 घंटे ज़्यादा। 20 + 10 = 30 आवर्स। बाप रे, एक दिन और 6 घंटे ज़्यादा है ना, एक दिन 6 घंटे लगेंगे भाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस? टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही अच्छे से समझ के आपको लिखने हैं। टेक्निक बता दिया है कि कैसे करना है। पोर्शन के लिए क्या करना है? पोर्शन निकालने के लिए बस देखना है कि कितना टोटल टाइम लग रहा है उसको, और उसका पोर्शन 1 आवर में कितना फिल होगा, बस टोटल टाइम को रेसिप्रोकल कर दो। क्लियर? और अगर मैं बोलूँ कि 4 आवर में कितना होगा, तो बस मल्टीप्लाई कर दो 4 से या फिर 9 से या फिर जिसी भी जितने भी, ठीक है, डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। कुछ दिक्कत है बताओ, अगर दिक्कत है तो बता सकते हो, अगर नहीं है तो एन्जॉय। नाउ सी, ये वाला क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन नहीं है इतना, लेकिन फिर भी करो। ठीक है, इजी क्वेश्चन हो या टफ हो, प्रैक्टिस कर लो एक बार, जिससे कॉन्फिडेंस और भी अच्छा हो जाए कि भाई यार ये तो इजी क्वेश्चन है, मुझे आता है सब कुछ। ठीक है, 135 डिग्रीज है, ये 70 डिग्रीज है, और ये D है, ये C है, ये A है, ये B है, और यहाँ से ये अपना दो लाइन्स। नाउ सी व्हाट इज गिवन इन द ट्राइंगल ABC, सॉरी इन द ट्राइंगल इन द गिवन फिगर, सॉरी, ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो ट्राइंगल ODC ये वाला ट्राइंगल भाई साहब, और ट्राइंगल OAB या फिर OBA ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। सिमिलर मतलब क्या? सिमिलर मतलब एंगल O के साथ एंगल O बराबर, मतलब ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स की बात कर रहा है, और एंगल D के साथ एंगल B बराबर। ठीक है, यूजिंग CPST, और एंगल C के साथ एंगल A बराबर। ठीक है, कैसे निकाला? बहुत सिंपल है, इसके साथ ये बराबर, इसके साथ ये बराबर, इसके साथ ये बराबर। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चंस में गिवन है कि एंगल BOC 135 डिग्रीज है, एंगल CDO = 70 डिग्रीज है। ठीक है, ये लो। ठीक है, CPST लिखना मत भूलना। फाइंड द एंगल्स DOC कहा गया भाई, DOC ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालो। फिर एंगल DCO मतलब ये वाला एंगल निकालो, और एंगल OAB मतलब ये वाला एंगल निकालो। अब गौर से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये वाला एंगल जो है वो ऑलरेडी गिवन है, पता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 - 135। स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी या फिर लीनियर पेयर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा इतना 45 डिग्रीज। ठीक है, 45 डिग्रीज इज द आंसर, दैट इज एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। ओके, इसके बाद क्या, इसके बाद देखो एंगल डी, अच्छा ये अपना आ गया 45 डिग्रीज। एंगल डी सी ओ बहुत सिंपल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है 180। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर देखो ये एक ट्राइंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये गिवन है ना, इसका एक्सटीरियर एंगल ये है 135 है इसका एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू व्हाट, एंगल डी प्लस एंगल सी। तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जियोमेट्री क्वेश्चंस करने का जो तरीका है, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तुम कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 135 माइनस 70 डिग्री कैसे हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा अपना 6। ठीक है, 65। क्लियर। तो एंगल कहाँ गया, हाँ जी, एंगल ये हो गया आपका 65 डिग्रीज। क्लियर, ये आपका हो गया 65 डिग्रीज। नाउ सी, हमें क्या करना है, हमें अभी एंगल ओ ए बी निकालना है। अब गौर से देखो, एंगल सी के साथ एंगल ए बराबर है, मतलब ये जो एंगल ए है और ये एंगल सी है, सॉरी ये एंगल सी है और ये एंगल ए आपस में बराबर है। सो सिंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 65 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया एंगल ए। एंगल ए भी कह सकते हो, एंगल ओ ए बी भी कह सकते हो, एंगल सी ए बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सी ए बी ओ ए बी या फिर सिर्फ एंगल ए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, इजी था क्या, हाँ जी भाई बहुत इजी था, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्या है 34 में, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, इंपॉर्टेंट तो है भाई। क्वेश्चन नंबर 34 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 34। A bird feeder tube has a diameter of 8 centimeter and height 28 centimeter. The tube has 7 circular openings of 2 centimeter diameter, each for the birds to eat from. The tube can hold a maximum of 3 kg of bird food. If the birds eat an average of 75 gram of food per hour, what will be the height of the food in the tube after 5 hours? Show your work. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भाई इग्नोर करना ही मत, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। इसको करते हैं, देखो कैसे। एक बर्ड फीडर ट्यूब है, ऐसा करके दिखा है, ऐसे करके पता नहीं क्या है, सिलिंड्रिकल है वैसे भी, इसमें गड्ढे हैं ऐसे करके सर्कुलर, जिसके डायमीटर्स गिवन है, जिससे कि यहाँ पर पंछी आके खा सके। ठीक है, बर्ड्स आके खा सके। ठीक है, नाउ दस, अच्छा तो पहले हम फीडर ट्यूब की बात करते हैं। फीडर ट्यूब, तो फीडर ट्यूब का जो डायामीटर वायामीटर है, जो हाइट वाइट है, वो लिख लेते हैं। डायामीटर इज़ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो देयर फॉर वॉल्यूम, अब सिलेंडर है तो पाई, सॉरी इसका डायमीटर कैपिटल आर में लिखता हूँ। ठीक है, सॉरी डायमीटर रेडियस कैपिटल आर लिखता हूँ। ये रेडियस होगा 4, तो ये होगा 8 स्क्वायर। पाई को पाई रखो या फिर तोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कट जाएगा वो। 22/7 इंटू ये होगा 16 इंटू एज है 28। ओके, 8 इंटू 16 1408 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द फीडर ट्यूब। ठीक है, अच्छा अब लिखा है कि भाई जो बर्ड्स हैं वो हर घंटे 75 ग्राम्स खा लेते हैं ऑन एन एवरेज। मतलब क्या, मतलब ये हो रहा है कि इन एन, अच्छा इन 1 आवर लिखता हूँ। ठीक है, इन 1 आवर बर्ड्स ईट
अच्छा बर्ड्स ईट नहीं, बर्ड्स कैन ईट लिख सकते हो, 75 ग्राम्स, ठीक है। तो बोला है कि अभी हाँ, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द फूड इन द ट्यूब आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद कितना होगा। तो 5 घंटे में बर्ड्स कितने ग्राम्स खा लेंगे भाई। अगर 1 घंटे में ऑन एन एवरेज 75 ग्राम्स खा रहे हैं तो 5 घंटे में कितना खाएंगे। ये तो भाई बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया भाई, यूनिटरी मेथड है अपना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 75 × 5 मतलब 375 ग्राम्स, ठीक है, 375 ग्राम्स। फिर आगे बढ़ते हैं। अब गौर से देखो, बोला है कि जो ट्यूब है हमारा, जो ये फीडर ट्यूब है, इसका टोटल कैपेसिटी क्या है। टोटल कैपेसिटी ऑफ द फीडर ट्यूब, ठीक है, टोटल कैपेसिटी ऑफ द फीडर ट्यूब इक्वल्स टू 3 kgs। ओके, दिस इज गिवन, क्वेश्चन में गिवन है द ट्यूब कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 3 kg ऑफ बर्ड फूड। तो बर्ड फूड जो है, ठीक है, उसका वेटेज है 3 kgs। ओके, इतना खाना वो अपने फीडर ट्यूब में रख सकता है, इतना कैपेसिटी है, ठीक है। अब मुझे बताओ, कैपेसिटी ऑफ फीडर ट्यूब और वॉल्यूम ऑफ फीडर ट्यूब तो एक ही बात है भाई। मतलब जितना फीडर ट्यूब का वॉल्यूम होगा उतना ही तो तुम उसमें खाना रख सकते हो, बर्ड फूड रख सकते हो, उतने केजीज का रख सकते हो, या फिर कैसा तो ग्राम्स का रख सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब जो हमारा फीडर ट्यूब का कैपेसिटी है वही होगा हमारे फीडर ट्यूब का वॉल्यूम, जो उस सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उस ने बोल रहा है कि जो टोटल कैपेसिटी है हमारे फीडर ट्यूब का वही तो हमारे फीडर ट्यूब के वॉल्यूम के बराबर है। हाँ भाई, कैपेसिटी मतलब क्या, कैपेसिटी का मतलब ही है वॉल्यूम, कि भाई उसका वॉल्यूम कितना है। तो ये जो वैल्यू होगा और ये जो 3 kg वाला वैल्यू होगा, ये तो आपस में बराबर होंगे, है ना। ये तो आपस में बराबर होंगे भाई, एकदम बढ़िया। अच्छा, सो वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, फीडर ट्यूब इज इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ द ट्यूब, ठीक है। कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही बात होता है। इसका मतलब क्या, जो 1408 सेंटीमीटर क्यूब होगा वो बराबर होगा 3 kgs के। अब मैंने केजी को लिख दिया ग्राम्स में, तो 3000 ग्राम्स, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इतने ग्राम के बराबर है, एक रिलेशन मिल गया हमें बढ़िया सा, ठीक है, एक बढ़िया सा रिलेशन मिल गया। तो हम बोथ साइड में डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा डिवाइड करके समझ में आएगा कि इतना कितना हो रहा है ना। 2 से डिवाइड किया 704, इसको 2 से डिवाइड किया 1500, इसको 2 से डिवाइड किया 750, इसको 2 से डिवाइड किया 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 352 और यहाँ पर आ जाएगा इतना। अच्छा रुको 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 रुको, कुछ गलती तो किया है मैंने शायद। 704 ठीक ही है, इसमें 1500, इसमें 750, इसमें 35, हाँ ठीक है, तो है, ठीक है ठीक है। इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 3, यहाँ पर 375, इसमें करूँगा तो 176, हाँ। तो क्या मिल गया कि 176 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 375 ग्राम्स। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ भाई, ये सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम में रिलेशन निकाल के हमारा क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ पर देखो, बर्ड्स 5 घंटे में इतना ग्राम बर्ड फूड खाती है या फिर खाते हैं। तो भाई तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इतना ग्राम खाया, मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब खाया बर्ड फूड ने, मतलब वॉल्यूम कितना खाया होगा बर्ड्स ने, ठीक है, 5 घंटे में। तो वॉल्यूम के साथ मास का रिश्ता निकालने के लिए ही हमने इन दोनों को ऐसा किया, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब के साथ हमने ग्राम का रिश्ता बनाया। तो 375 ग्राम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में कितना बराबर होगा भाई, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट में ये 176 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। मतलब क्या, मतलब 5 घंटे में ये जो बर्ड्स हैं ये 176 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम का इतना हिस्सा वो खा लेंगे। मतलब टोटल वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम हिस्सा बर्ड्स खा लेंगे। अब वॉल्यूम खाना मतलब ये नहीं कि भाई पूरा ट्यूब को खा लिया, नहीं, ट्यूब के अंदर जो हमारा बर्ड फूड है वो खाया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो इन 5 hours birds consumed
176 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, मतलब अपना जो ओरिजिनल वॉल्यूम है हमारे फीडर ट्यूब का, ठीक है, उससे 176 सेंटीमीटर क्यूब उसने बर्ड्स ने 5 घंटे में खा लिया, मतलब फिनिश कर दिया, है ना। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब? वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इन 5 आवर्स कितना होगा? टोटल वॉल्यूम 1408, इससे बर्ड्स ने 176 सेंटीमीटर क्यूब को फिनिश कर दिया, है ना, खा लिया, जो भी बोलो। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब बच गए हैं। क्लियर? अच्छा, अब क्या? अब वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर से लगाओ, ठीक है, लेकिन इस बार हाइट को तुमको क्या करना है? हाइट को तुमको थोड़ा सा यू कैन से सेव करना है। ओके, सेव करने का मतलब क्या है? सेव करने का मतलब कि हाइट जो होगा वो और इस हाइट के साथ बराबर नहीं होगा। ठीक है, फीडर ट्यूब का जो ओरिजिनल हाइट है 28 सेंटीमीटर, इसके बराबर नहीं होगा। बिकॉज देखो, सपोज एक तुम्हारे पास एक कैंडल है, ठीक है, कैंडल है, तो इसको एकदम फ्रेश कैंडल है, न्यू कैंडल है, तुमने क्या किया? तुमने जलाया कैंडल को, तो 5 घंटे के बाद कैंडल का हाइट थोड़ी इतना रहेगा, नहीं भाई, कैंडल तो अभी छोटू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कैंडल, ऐसा हो जाएगा कैंडल, ठीक है, यहाँ पर वैक्स गिर रहे होंगे, गिरे पड़े होंगे वैक्स, और यह भी जल रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या कि वॉल्यूम चेंज होने पर, वॉल्यूम चेंज होने पर क्या चेंज हो रहा है? हाइट चेंज हो रहा है। क्या रेडियस चेंज हो रहा है? ना भाई, रेडियस तो चेंज ही नहीं हो रहा, रेडियस तो सेम ही है। तो रेडियस सेम रहेगा, लेकिन आपका हाइट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो रेडियस विल बी सेम बट द हाइट विल गेट चेंज्ड। ठीक है, रेडियस तो सेम ही लग रहा है हमें भाई, कैंडल का तो रेडियस जो मतलब डायमीटर जो भी बोलो वो तो सेम ही लग रहा है, लेकिन हाइट चेंज हो गया, अभी छोटू हो गया बंदा। ठीक है, सो let the new height be small h सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम क्या होगा? देन वॉल्यूम विल बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल h, जो कि होगा 22/7 इंटू 16 इंटू एच। अब ये जो वॉल्यूम है ये किसके बराबर है? ये इस वॉल्यूम के साथ, इस वॉल्यूम के बराबर, विच इज इक्वल्स टू 1232 के बराबर। डायरेक्ट तो कैंसिल जाएगा क्या? देखते हैं। 11616, इसका अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ 55 दिया, हाँ 55 देने पर जाएगा, तो 55, ओके 55 नहीं 56 होगा क्या? देखता हूँ, वेट, 5 जो 55 होगा, 55 होने से 6 होगा, हाँ 56 होगा, और 16 से इसको डिवाइड करने पर, डिवाइड तो जाएगा नहीं, लेकिन इसको मैं 2 से डिवाइड करने पर ये जाएगा, है ना। 4 दिया, यहाँ पर 14 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 7 होगा, तो हाइट कितना हो गया? हाइट हो गया अपना 49/2, ठीक है, 7 इंटू 7 और बाई 2, 24.5 सेंटीमीटर। तो जो न्यू हाइट होगा 5 घंटे बाद उस फीडर ट्यूब का, वो कितना होगा? 24.5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं बताओ? समझ में आया कि नहीं बताओ? पहले क्या किया? पहले हमने फीडर ट्यूब का ओरिजिनल जो हाइट वाइट है, रेडियस है, सब कुछ निकाल के वॉल्यूम निकाल लिया। फिर पता चला कि बर्ड्स जो है वो 1 घंटे में 75 ग्राम बर्ड फूड खा लेते हैं, तो 5 घंटे में 375 ग्राम खा लेंगे। अब टोटल कैपेसिटी जो है हमारे फीडर ट्यूब का वो 3 kg है, और टोटल कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही बात होता है। इसका मतलब क्या कि ये जो सेंटीमीटर क्यूब होगा ये 3000 ग्राम के बराबर। फिर दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद देखा कि 375 ग्राम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में इतने के बराबर है। इसका मतलब क्या कि बर्ड्स ने 5 आवर्स में टोटल वॉल्यूम से -176 सेंटीमीटर क्यूब उन्होंने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, मतलब खा के कम कर दिया, है ना। तो 5 घंटे के बाद जो ट्यूब का वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली, तो कम होने पर इतना हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब वॉल्यूम चेंज हुआ है तो हाइट चेंज होगा, तो न्यू हाइट जो है उसका हमने स्मॉल एच मान लिया। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, रेडियस चेंज नहीं होगा, तो रेडियस फॉर्मूला लगाकर वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से हमने एच का वैल्यू निकाल लिया, जो कि होगा 24.5 सेंटीमीटर। बस इतना ही था। तो 5 घंटे के बाद जो फूड का हाइट होगा वो कितना होगा? 24.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले कितना था? पहले 28 था, अभी 24.5 हुआ, ठीक है, कम हो गया।
अच्छा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। फिर 34 का ही तुम रोमन नहीं, क्या बोलते हो इसको, पार्ट बी कहा गया इसको, हाँ, पार्ट बी वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आई गेस आपके मतलब कॉन्टेक्स्ट के बाहर नहीं है, मतलब आपके नोन के बाहर नहीं है, आपके नोन के अंदर ही है, ठीक है। खैर, अब देखो क्वेश्चन क्या है। वाटर इन ए कनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ, मैंने बोला कि स्पीड है तो हम आराम से लेंथ निकाल सकते हैं। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 7 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ओके, तो कनाल का हम थोड़ा सा डायमेंशंस लिख लेते हैं। कैनल का जो हमारा ब्रेथ है वो है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 1.5, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, सॉरी मीटर, 1.5 मीटर। अब गिवन क्या है, लेंथ है, लेंथ नहीं पता लेकिन स्पीड पता है, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना गति है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 30 मिनट्स में कितना इरीगेट करेगा, तो आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर मीटर है तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लिकेशन, और आवर को 6 क्या बोलते हैं इसको, आवर को मिनट में करने के लिए इसको आपको 60 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्चुअली कैसा है, देखो ये एक्चुअली ऐसा है कि 10 किलोमीटर बाय 1 आवर, कुछ ऐसा है, इसको ही हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट्स, तो इसके जगह पर हमने 60 लिख दिया, देखो 60 मिनट्स। तो ये कितना हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर मिनट। 0 0 कट गया, यहाँ से 3 होगा, यहाँ से 5 होगा, 500 बाय 3 मीटर पर मिनट। और हमें बताया कि स्पीड से ही हमें लेंथ मिल जाता है, तो लेंथ हो जाएगा 500 बाय 3 मीटर, ठीक है। तो कनाल का जो स्पीड है, कैनल का जो स्पीड है वो होगा, सॉरी स्पीड नहीं, लेंथ होगा 500 बाई 3 मीटर। नाउ सी हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में कितना एरिया इरीगेट करेगा अगर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड, अगर 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर अगर चाहिए तो कितना एरिया इरीगेट करेगा। सिंपल सा है फंडा, देखो मुझे बताओ 1 मिनट में कितना एरिया करेगा, बताओ 1 मिनट में कितना एरिया इरीगेट करेगा, वो निकाल लेते हैं पहले। तो आइए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एरिया इरीगेटेड, तो जितना एरिया इरीगेटेड है उसमें ऑब्वियसली पानी तो गया होगा, तो पानी का कुछ वॉल्यूम गया होगा, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम का पानी गया होगा 1 मिनट में, ठीक है, इन 1 मिनट कितना होगा, ये होगा भाई वॉल्यूम ऑफ कैनल के बराबर, ठीक है। बिकॉज 1 मिनट में कैनल के वॉल्यूम के बराबर का पानी, कैनल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबॉइड के जैसा होता है, तो क्यूबॉइड के बराबर का जो पानी है वो जाएगा, जाकर एरिया को इरीगेट करेगा 1 मिनट में, क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ कैनल कितना होगा, LBH 500 बाई 3 इंटू 6 इंटू 1.5 डिवाइड कर दिया 2, तो ये हो जाएगा 3, तो 500 इंटू 3 हो जाएगा 1500 मीटर क्यूब। तो 1500 मीटर क्यूब इतना एरिया इरीगेट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इतना पानी इरीगेट, एरिया को इरीगेट करेगा 1 मिनट में, ठीक है। कितना वॉल्यूम ऑफ पानी उस एरिया को इरीगेट करेगा 1 मिनट में, इतना पानी। तो 30 मिनट्स में कितना करेगा भाई, 30 मिनट्स में, तो देयर फॉर इन 30 मिनट्स कितना होगा, इन 30 मिनट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर ये हो जाएगा 1500 इंटू 30, क्लियर, इतना मीटर क्यूब।
अब 30 मिनट्स में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेट वॉल्यूम ऑफ वाटर लगा होगा एरिया को इरिगेट करने के लिए, वो एरिया में रहने वाले वॉल्यूम एरिया और जिस जो एरिया को इरिगेट किया गया है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब क्या? मतलब ये कि सपोज़ तुम्हारे घर से पानी गया, सपोज़ ये तुम्हारा घर है कीवर्ड शेप का, यहाँ से इसके वॉल्यूम के बराबर बराबर के वॉल्यूम का पानी गया, जाने के बाद एक सपोज़ एक एरिया है इसमें गया, तो यहाँ से 30 मिनट्स में जितना भी पानी गया होगा वही पानी ही तो जाकर पूरे एरिया को क्या कर देगा, इरिगेट कर देगा। मतलब यहाँ पर जितना पानी था, यहाँ पर जितना वॉल्यूम ऑफ पानी था, वही अब इस वाले एरिया के वॉल्यूम ऑफ पानी के साथ बराबर हो जाएगा, वही तो जाएगा ना यहाँ पर, तो ये बराबर हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एरिया, क्या था ये, हाँ, एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द एरिया इरिगेटेड। मतलब कितने तुमने जो एरिया को इरिगेट किया है उसका वॉल्यूम कितना है और कितना वॉल्यूम का पानी उसी एरिया मतलब जिसमें तुमने मतलब जहाँ पर तुमने इरिगेशन किया है उसमें कितना 30 मिनट में कितना वॉल्यूम में पानी गया, ठीक है, उसके बराबर होगा। ओके, तो ये होगा 1500 इंटू 30 और वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड मतलब क्या, वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया इंटू हाइट। अब क्वेश्चन में गिवन है कि 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, स्टैंडिंग वाटर मतलब क्या, हाइट ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ये होगा एरिया इरिगेटेड, अच्छा एरिया लिख देता हूँ, एरिया इंटू हाइट, हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर या फिर मीटर में है तो इसको आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा एरिया इक्वल्स टू, क्या बोलते हैं भाई इसको, ये आएगा 5625 इतना ज़ीरो, ठीक है, इतना मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्या बोल रहा हूँ मीटर क्यूब, एरिया तो मीटर स्क्वायर होता है। नाउ इसको अगर मैं ओजवाल की तरफ से लिखूँ तो उन्होंने लिखा है कुछ ऐसे 5.625 इंटू 10⁻, कहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5, 10⁻5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना एरिया इरिगेट होगा, ठीक है, अगर तुम 30 मिनट के लिए उस कैनल से जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है वहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पानी बह रहा है तो वो 30 मिनट में इतना एरिया को इरिगेट कर लेगा, ठीक है, पानी से मतलब पूरा भर देगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही निपटाना पड़ता है, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही निपटाना पड़ता है। तो खैर निपटाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज नाउ मीडियन निकालो, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ओके, ठीक है भाई। अच्छा इसको मैं यहाँ ही कर देता हूँ, रुको 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 रे, इसकी जगह नहीं होगा ना यहाँ पर, जगह तो होगा नहीं यहाँ पर, टेबल वाला है तो इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ये ले भाई, तो आराम से भी नीचे आ जा, तू भी नीचे आ जा, ठीक है, जगह बहुत है, बहुत जगह है, बहुत जगह है। अब यहाँ पर करेंगे हम 35 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। अब यहाँ से टेबल बना दो, मीडियन है ना, तो मीडियन के लिए 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं मिनिमम, ठीक है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, तो ये बोलो, ठीक है, यहाँ पर, अरे यहाँ पर और यहाँ पर अपना टेबल ख़त्म हो गया। ये पहला कॉलम, ये हमारे पहला रो एक्चुअली, सॉरी, ये 3 कॉलम्स होंगे, कॉलम्स कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4, कितने रो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, 1 2 3 4 5
6 7 8, ठीक है भाई, एक एक्स्ट्रा हो गया, बढ़िया। नाउ ये है अपना क्लास, ये है अपना फ्रीक्वेंसी, ये होगा अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ठीक है। और इसका जो टोटल है वो ऑलरेडी गिवन है, 40 है, ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और ये F1 है, F1, ये 5, ये 9, ये 12, ये F2, ये 3, ये 2। कॉम्बिनेटेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये F1 ही होगा, ये होगा 5 + F1, ये होगा 5 + 9 मतलब 14 + F1, ये होगा 26 + F1, ये होगा 26 + F1 + F2, और ये होगा 29 + F1 + F2, ये होगा 31 + F1 + F2। और हमें पता है ये जो वैल्यू होता है ये इसके टोटल फ्रीक्वेंसीज के बराबर का होता है, फिर इक्वल्स टू 31 + F1 + F2 इसके बराबर होगा। क्लियर? हाँ भाई क्लियर तो हो चुका है। नाउ सी, हमें यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया है, ठीक है, कि 40 = 31 + F1 + F2, यहाँ से F1 + F2 = 9। क्लियर? इसको अभी यहीं पे रखते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ करेंगे ज़रूर। नाउ गिवन इज गिवन इज मीडियन गिवन है अपना, मीडियन गिवन है 32.5। तो 32.5 किस क्लास में आ रहा है भाई, 30 to 40 वाले क्लास में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा मीडियन क्लास भी यही होगा, ठीक है, 30 to 40। ये तो आसान हो गया भाई, देयरफॉर मीडियन क्लास हो जाएगा 30 to 40। अब इसका लोअर लिमिट निकाल लो भाई, लोअर लिमिट होगा 30, क्लास साइज हो जाएगा तुम्हारा 10, फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास जो कि होगा 14 + F1, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो कि कितना है 12 है। हो गया। अब मीडियन का फॉर्मूला लगा दो भाई। मीडियन का क्या फॉर्मूला था भाई, क्या था बताओ, भूलने का नहीं, ठीक है, भूलने का ही नहीं। मीडियन गिवन है 32.5, इम्प्लाइज दे देता हूँ। एल है 30, एन कितना है 40, 40 का 2, 40/2 मतलब 20, माइनस सी एफ कितना है 14, ये माइनस हो जाएगा F1 बाय फ्रीक्वेंसी 12 इंटू हाइट है 10, डिवाइड कर दिया तो 5/6 हो जाएगा, यहाँ पर काट दिया तो 2.5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस किया तो 6 हो जाएगा, 6 - 1। अच्छा, ये तो 6 होगा, 6 - F, इसका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 5, 2.5 × 6 करने से 0, इसमें 15 हो जाएगा, 15 डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर यहाँ से ये 2.5 × 6 15, 15 से ये 5 कट जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। सो 3 - 6 = -F1, फिर यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होकर F1 = 3, ठीक है। तो F1 का वैल्यू 3 आ गया, हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशन था कि F1 + F2 = 9, यहाँ से हमारा F2 का वैल्यू 6 आ जाएगा, सिंपल। तो F2 का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो हो गया हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाला क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन हमेशा मिसिंग फ्रीक्वेंसीज से ही आते हैं, ठीक है। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्या भाई, इससे भी इम्पोर्टेंट लोग भूल जाते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला क्या था, और ये भूल जाते हैं तो पूरा क्वेश्चन उनका होता ही नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट वो लोग इतना तक कर लेते हैं, मीडियन क्लास निकाल लेते हैं, वो सब निकाल लेते हैं, फिर वापस से यहाँ पर फॉर्मूला भूल जाते हैं या फिर गलत लिख देते हैं फॉर्मूला, और उनका बैंड बच जाता है, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूलाज भूलना नहीं है, ठीक है, फॉर्मूलाज भूलने का नहीं है, ठीक है। लेकिन तरीका कुछ ऐसा ही है कि फॉर्मूला को याद रखने का तरीका ये है कि लेफ़्ट हैंड से 2 बार लिखना है, जिससे क्या होता है कि लेफ़्ट हैंड के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होता हमारे ब्रेन का, तो ब्रेन हमारे राइट हैंड के साथ कोऑर्डिनेट ज़्यादा करता है, तो वो राइट हैंड के साथ तुम बिना देखे भी लिख सकते हो, आँख बंद कर भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन लेफ्ट हैंड के साथ तुम्हारा ब्रेन जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है लेफ्ट हैंड में, बिकॉज लेफ्ट हैंड के साथ तुमने कभी लिखा नहीं होता, सो वो ज़्यादा इसमें फोकस करता है कि हाँ भाई तुमने लेफ्ट हैंड से तो न्यू लिख रहा हो तो कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए तुम उसमें ज़्यादा फोकस करते हो, और फिर तुम्हारा दिमाग उसको अच्छे से पढ़ लेता है और तुम्हारा फॉर्मूला दिमाग में छप जाता है। तो इसी के साथ आज हमारा सेक्शन डी का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे सेक्शन ई के साथ।